हाय एवरीवन। आज जो हमारा सब्जेक्ट है उसका नाम है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो जो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है, जो सब्जेक्ट होता है, ये डिज़ाइनिंग का सब्जेक्ट है। जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें ये पता होगा कि हम बीम की डिज़ाइनिंग कैसे करें, स्लैब की डिज़ाइनिंग कैसे करें, वाटर टैंक की डिज़ाइनिंग, स्टेयरकेस की डिज़ाइनिंग, फाउंडेशन की डिज़ाइनिंग। तो ये जितने भी आरसीसी के स्ट्रक्चर है, आरसीसी मतलब रेनफोर्समेंट की जगह हम स्टील यूज़ करते हैं। सीमेंट कंक्रीट मतलब जो गिट्टी वाला मसाला होता है उसके साथ सरिया को मिला के जो स्ट्रक्चर बनता है उसे आरसीसी बोलते हैं। तो एक बार हम डिज़ाइनिंग कर लेंगे, उसके बाद हम सब कुछ की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं रिलेटेड टू आरसीसी। अब जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं वो डिज़ाइनिंग डायरेक्टली तो हम सारे स्पेसिफिकेशन नहीं देते, इस वजह से हम कुछ कोड यूज़ करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला हमारा मेन कोड है आरसीसी का वो है IS 456-2000, जिस कोड का नाम है डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। इस कोड के अंदर क्या है, हमारी कुछ स्पेसिफिकेशन दी हुई हैं। स्पेसिफिकेशन देने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें, जैसे कि अगर मैं स्लम्प टेस्ट कर रहा हूँ, स्लम्प टेस्ट करने के बाद मुझे जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी चाहिए एक स्पेसिफाई लिमिट तक चाहिए जिस स्ट्रक्चर के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो वो जो लिमिट है वो मुझे कोड ऑलरेडी दे चुका है, कोड में ऑलरेडी क्या है वो स्पेसिफाइड है। तो जो सर्विसिबिलिटी लिमिट होती है या ड्यूरेबिलिटी लिमिट होती है या कोई भी जो स्पेसिफिकेशन हमें चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है कंक्रीट की वो कितने से ले सकते हैं, और जो कैरेक्टरिस्टिक मतलब कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की वो कितनी ले सकते हैं, या कोई डिज़ाइन क्राइटेरिया होता है, तो कोड सारी चीज़ों को क्या करता है, मेंशन करता है। अब कोड आए कैसे, हुआ ऐसा कि हर देश का अपना अपना एक कोड है, अपने अपने स्पेसिफिकेशन, अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से। तो जो कोड आते हैं जनरली वो आते हैं जो एक्सपीरियंस हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर होते हैं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर होते हैं, कोई रिसर्चर होता है, साइंटिस्ट होता है एक पर्टिकुलर फील्ड में। मानो कोई एक साइंटिस्ट है जो कंक्रीट की फील्ड में रिसर्च कर रहा है, तो उसने जो अपने एक्सपीरियंस में जो देखा, तो इन सारे एक्सपीरियंसों को कोलैबोरेट करके हम सारे स्पेसिफिकेशन को एक जगह डाल देते हैं और उसे हम क्या दे देते हैं, कोड का नाम दे देते हैं। तो अगर हम अभी बात करूं, जो सबसे हमारा जो मेन कोड है वो क्या है, डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, ये वाला कोड डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर IS 456 ये मेनली यूज़ होने वाला है, इसमें सारे स्पेसिफिकेशन। बाकी अदर जो कोड है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर, डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, डिज़ाइन ऑफ वाटर टैंक, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कोड स्पेसिफाइड हैं, उसमें अपनी अपनी अलग अलग लिमिट हैं, ड्यूरेबिलिटी और सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जिस तरीके का हम स्ट्रक्चर बना रहे होंगे उस तरह का हम कोड क्या क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट मतलब गिट्टी वाला मसाला है। सीमेंट कंक्रीट का मतलब क्या होता है, हमारा गिट्टी वाला मसाला। ये कंक्रीट बनती किन किन चीज़ों से, सीमेंट से, वाटर से, सैंड से, स्टोन से और एडमिक्सचर से। देखो, जो कंक्रीट है उसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वाटर हो गया, सैंड हो गया, स्टोन हो गया, या फाइन एग्रीगेट कर लो, कोर्स एग्रीगेट कर लो, एक एक जो इसका कंस्टिट्यूएंट्स है उसकी एक अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है। जैसे कि अगर मैं वाटर की बात कर लेता हूँ, वाटर है, वाटर को अगर मैं pH रेंज पे 6 से लेके 8 तक के बीच में यूज़ करूँ तो ये एक नॉर्मल वाटर है, जिसके कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेरा, जो जब मैं इसे कंक्रीटिंग में या सीमेंट के साथ जो हाइड्रेशन प्रोसेस करा कोई रिएक्शन नहीं करेगा। पर अगर मैं pH रेंज 10 से ऊपर का या 10 से ऊपर का अगर मैं वाटर यूज़ करूँ, या pH रेंज 5 से नीचे का यूज़ करूँ, तो जो एल्कलिनिटी है होती है और जो बेसिसिटी होती है उनके अपने अपने अलग अलग रिएक्शन होते हैं जो एक्ट करेंगे कंक्रीटिंग पे। जब मैं उसे मिलाऊंगा वाटर के साथ, जब सीमेंट के साथ जब हाइड्रेशन क्रिया करेंगे, तो वाटर की भी अपनी एक स्पेसिफाइड लिमिट है। जनरली कोड क्या कहता है, pH वाटर जिसका 6 है उसके आसपास को वाटर को क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए 6 से 8, 6 से 7 के बीच में। सीमेंट, देखो सीमेंट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। सीमेंट क्या है, सीमेंट भी कुछ सारी चीज़ों से मिलके बनता है, जैसे सिलिकेट्स हो गया, एल्यूमिना हो गया, इनकी कुछ कुछ परसेंटेज मात्रा होती है, जिप्सम हो गया, हर मात्रा, सॉरी जिप्सम यूज़ नहीं होता, जिप्सम तो एक एडमिक्सचर है जो यूज़ होता है प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रोसेस होती है सेटिंग की उसे स्लो डाउन करने के लिए। तो सिलिका हो गया, एल्यूमिनेट हो गया, ऑक्साइड्स हो गए, इन सारे कंस्टिट्यूएंट से मिलकर सीमेंट बनता है। जितनी जितनी इनकी मात्रा होती है तो उस हिसाब से जैसे मान के चलो एल्यूमिना है, एल्यूमिना की मेरी परसेंटेज है 40,
और जो मेरी सिलिका की परसेंटेज है 50। और एक सीमेंट मैंने इन दोनों से मिलके बनाया, इनके रेशियो से एक बनाया जिसमें मेरा एल्युमिना क्या 20% है और जो सिलिका क्या है 70% है। तो जो सीमेंट बनेगा इसमें सिलिका की प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, इसमें एल्युमिना कम होंगी। तो ओवरऑल जो सीमेंट बनेगा वो जो सिलिका जो चीज़ें इम्पार्ट करता है, मतलब जो सिलिका की प्रॉपर्टी होती है, जैसे सिलिका की प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेंथ इम्पार्ट करना, स्ट्रेंथ देना, तो ये जो सीमेंट बन के तैयार होगा वो क्या देगा, स्ट्रेंथ देगा। इस तरीके से इसमें जो दोनों की प्रॉपर्टी होंगी वो मिक्सचर प्रॉपर्टी डेवलप होंगी, तो ये सीमेंट देगा वो प्रॉपर्टी देगा जो जो एल्युमिना और सिलिका मिलके जो देते हैं। तो ये अलग अलग वो होते हैं जिसमें अलग अलग तरह के सीमेंट होते हैं, अलग अलग सीमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। मेनली जो वो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है जो हम उनके कंस्टिट्यूएंट या इंटीग्रेडिएंट्स जो यूज़ कर रहे हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी, उन सब की प्रॉपर्टी को मिला के मेरी ओवरऑल सीमेंट की प्रॉपर्टी निकलती है। बात अगर सैंड की करूँ, सैंड और स्टोन, देखो सैंड का मतलब है एग्रीगेट जो यूज़ करने वाला हूँ, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। जो एग्रीगेट होता है वो भी क्या होता है, उसमें वर्ड्स होते हैं उसमें। देखो एक हमारा रिएक्शन करता है, जब एग्रीगेट किसके साथ रिएक्शन करता है, एल्कली के साथ रिएक्शन करता है। सीमेंट में क्या होता है, एल्कली प्रेजेंट होती है। जो मेरा सीमेंट है उसमें एल्कली क्या होती है, प्रेजेंट होती है N2O और K2O के फॉर्म में। तो ये जो एल्कली होती है, तो ये जो एग्रीगेट होता है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, इसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। जब ये रिएक्ट करता है तो इसके कारण क्या होता है, एक्सपेंसिव एक प्रोसेस होती है जिसके बाद स्वेलिंग होती है। अब जब स्वेलिंग होगी तो कंक्रीट टेंशन नहीं ले पाती है। वो क्यों नहीं ले पाती है वो मैं बताऊंगा कि कंक्रीट की टेंशन स्ट्रेंथ कम होती है जब हम टेस्ट करेंगे कंक्रीटिंग के, तो उसमें बताऊंगा। तो वो जो रिएक्शन होता है, एक्सपेंसिव रिएक्शन होता है, जिसके कारण कंक्रीट क्या होती है, स्पेलिंग हो जाती है। स्पेलिंग मतलब झड़ने लगती है या क्रैक डेवलप होने लगते हैं। तो ये जो सारी प्रोसेस होती हैं ये एग्रीगेट और सीमेंट के एग्रीगेट और एल्कली के रिएक्शन के कारण होती है। एल्कली किस में होती है, सीमेंट में होती है। तो हर इसमें जो मेटल यूज़ हो रहा है या जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, सॉरी मेटल नहीं, मटेरियल यूज़ हो रहा है, उसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, उसके अपने अपने क्या है, इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो हमें किस ग्रेड की कंक्रीट चाहिए, कितनी स्ट्रेंथ की कंक्रीट चाहिए, वो हमें तभी निकाल सकते हैं जब हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ पता हो। तो उसका प्रोपोर्शन जो होता है कि सीमेंट कितना लेना है, वाटर कितना लेना है, सैंड कितना लेना है, वो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। चलो इसमें तो जब आएगा टॉपिक तब ज़्यादा डिस्कस करेंगे, अभी ज़्यादा नहीं। बात करते हैं रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट क्या होता है, रेनफोर्समेंट की जगह हम स्टील प्रोवाइड करते हैं। देखो स्टील की जगह हम अदर मटेरियल यूज़ कर सकते थे, पर स्टील में क्या है, टेंशन कंप्रेशन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती हैं, मतलब जो हमें चाहिए उतनी होती है। दूसरा, ये कंक्रीट के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनाता है। अब जब बॉन्डिंग अच्छी बना लेता है तो लोड आने की वजह से जब कंक्रीट एक्सपेंड करती है, फैलती है, या रेनफोर्समेंट एक्सपेंड करती है, दोनों की जो स्ट्रेन कंपेबिलिटी है वो क्या होती है, लगभग समान होती है, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं। तीसरी चीज़ आती है थर्मल कोफिशिएंट। टेम्परेचर अगर हाई है तो उसके बाद कंक्रीट एक्सपेंड करेगी और स्टील भी एक्सपेंड करेगी। अगर दोनों आगे पीछे एक्सपेंड करेंगे, दोनों के बीच फ्रिक्शन हो जाएगा, एक्स्ट्रा शियर जनरेट हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो पर इन दोनों की जो थर्मल कोफिशिएंट काफ़ी हद तक समान ही होता है, मतलब ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो एक वो भी फ़ायदा होता है। तो इस वजह से हम रेनफोर्समेंट की जगह क्या यूज़ करते हैं, स्टील यूज़ करते हैं। मेनली जो कारण है वो यूज़ करने का वो क्या है, जो रेनफोर्समेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, अच्छी होती है। तो ये होता है हमारा रेनफोर्स सीमेंट स्ट्रक्चर। होप उम्मीद करता हूँ इतना तुम्हें समझ में आया हो क्या चीज़ है। अगली बात करें टाइप ऑफ कंक्रीट। देखो कंक्रीट हमारी क्या होती है, मसाला होता है। कौन सा वाला मसाला, गिट्टी वाला मसाला। जो मसाला होता है जिसमें गिट्टी यूज़ नहीं होती, मतलब एग्रीगेट यूज़ नहीं होती, उस मसाले को हम क्या कहते हैं, मोर्टार कहते हैं। तो जो सैंड से मिलके और सैंड वाटर सीमेंट से मिलके जो मसाला बनता है उसे हम क्या कहते हैं, जो सैंड सीमेंट एग्रीगेट वगैरह मसाला मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, मोर्टार। और जिसमें रेनफोर्समेंट का यूज़ नहीं होता उस मसाले को क्या कहते हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। चलो ये बताऊंगा, आगे डिस्कस करूंगा क्या चीज़ है। पहले बात करते हैं हम जो टाइप ऑफ कंक्रीटिंग है वो क्या होता है। टाइप ऑफ कंक्रीटिंग में पहला जो कंक्रीटिंग है वो क्या है, प्लेन कंक्रीटिंग। प्लेन कंक्रीटिंग का मतलब इसमें समझ में आ रहा है, सिर्फ इसमें कंक्रीटिंग है, इसमें कोई रेनफोर्समेंट का यूज़ नहीं है, सिर्फ क्या है, प्लेन कंक्रीट। इसमें किस किस से मिलके बनी होती है, सैंड, ये मिलके बनी होती है हमारी सैंड, ग्रेवल और वाटर। सैंड होता है, ग्रेवल होता है, कोर्स का एग्रीगेट होता है, फाइन एग्रीगेट होते हैं। इन सब से मिलके क्या बनता है, मेरा प्लेन कंक्रीट बनती है। इसकी जो मेनली प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है,
बट इसका जो एक ड्रॉबैक है वो क्या है कि ये सिग्निफिकेंट टेंशन नहीं बियर कर सकती। कंक्रीटिंग की जो मेनली प्रॉपर्टी होती है, हमें पता है जब हम कंक्रीटिंग का क्यूब बनाएंगे और उसे टेस्ट करेंगे तो जब हम कंप्रेशन स्ट्रेंथ निकालेंगे तो वो काफ़ी अच्छी आती है, और जो टेंशन स्ट्रेंथ निकालेंगे वो काफ़ी कम आती है। मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंशन स्ट्रेंथ अगर तुम्हें समझना हो तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो कंक्रीट की कंप्रेशन स्ट्रेंथ होती है वो जो उससे 10 गुना के आसपास होती है कंक्रीट की टेंशन स्ट्रेंथ के। तो इस तरीके से हम एक एज्यूम कर सकते हैं। जनरली मैं क्लीन कंक्रीट का यूज़ कहाँ कर सकता हूँ? जनरली मैं जिसका यूज़ कर सकता हूँ बिटवीन सॉयल एंड फाउंडेशन। कोई भी लेयर डालनी हो उस जगह, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, कोई नीचे फाउंडेशन डालने फुटिंग डालने जा रहा हूँ तो उससे नीचे क्या सॉयल की लेयर है, तो उस बीच में मैं क्या कर देता हूँ, देखो दिखा देता हूँ तुम्हें एक बार, ऐसे रफ कर देते हैं। देखो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है ऑलरेडी। ये मेरी ऊपर फुटिंग है, ये वाली मेरी क्या है, फुटिंग है। फुटिंग के नीचे मैंने क्या रखी, एक लेयर डाल दी है, ये वाली लेयर जो कंक्रीटिंग का तुम्हें पता है, ये वाली जो लेयर डाल दी है, ये लेयर किसकी है, पीसीसी की लेयर, मतलब प्लेन कंक्रीट की लेयर है। इससे नीचे क्या है, मेरी सॉइल होगी, ये नीचे सॉइल होगी। तो मैं करता क्या हूँ, जो फुटिंग है मैं डायरेक्ट सॉइल के कॉन्टेक्ट में नहीं आने देता, और उससे पहले एक लेयर डाल देता हूँ, पीसीसी लेयर। डालने का रीज़न ये है कि सॉइल में कुछ मेरे हार्मफुल इंटीग्रेडिएंट्स होते हैं जो अगर डायरेक्ट कंक्रीट उनके कांटेक्ट में होंगी तो वो रिएक्शन करते हैं। तो कंक्रीट में रिएक्शन करने के बाद वो जो जनरली जो मेन सबसे जो ड्रॉबैक है कंक्रीट का वो ये कि उसकी टेंशन स्ट्रेंथ नहीं होती। तो वो जब रिएक्शन करने के बाद कुछ एक्सपेंसिव रिएक्शन करते हैं, मतलब रिएक्शन हुआ उसके बाद जो कंक्रीटिंग में फैलने की कोशिश करती है तो उसकी टेंशन स्ट्रेंथ तो है नहीं, इस वजह से वो क्या हो जाता है, उसका क्रैक आने डेवलप हो जाते हैं, फिर वो स्पालिंग आउट हो जाती है। तो इस वजह से मेरे को क्या है कि वो हार्मफुल रिएक्शनों को रोकने के लिए मैं क्या देता हूँ, पीसीसी की लेयर दे देता हूँ। तो जनरली प्लेन कंक्रीट का यूज़ उसी जगह होता है जहाँ पे एक बॉटम में लेयर दी जाती है। कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ मटेरियल फिल करना है उस जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर मतलब टेंशन स्ट्रेंथ की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डेंसिटी जो होती है हमारी जनरली इसकी प्लेन कंक्रीट की वो होती है 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 2400 केजी पर मीटर क्यूब। ये हमारी इसकी क्या होती है, डेंसिटी। जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पीसीसी की डेंसिटी कितनी होती है, ये तुम्हें याद होना चाहिए डायरेक्ट की कितनी डेंसिटी होती है। तो ये बात होगी हमारी प्लेन कंक्रीट की, क्या चीज़ होती है, किससे मिलके बनी है, कहाँ यूज़ होती है, जनरली इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इस तरीके से हमारी होती है। तो ये है हमारी प्लेन कंक्रीट। अगली अगर हम कंक्रीट का बात करते हैं वो है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का कहने का मतलब है ऐसा मटेरियल जो किस किस से मिला हो, सैंड, सीमेंट, वाटर, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सैंड ही हो जाती है वो एक तरह की, और किससे मिलकर बना होता है, रेनफोर्समेंट। तो ऐसा पूरा मटेरियल जो कि इन चारों पांचों चीज़ों से मिलकर बनता है वो क्या कहलाता है, मेरे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जो अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था क्या है। अब जो हमारा एक ड्रॉबैक था प्लेन कंक्रीटिंग में, जो अभी हम पीछे पड़ रहे थे कि वो टेंशन स्ट्रेंथ नहीं ले सकता क्योंकि इसमें है ही नहीं कुछ टेंशन ले, क्योंकि कंक्रीट की सिर्फ कंप्रेशन स्ट्रेंथ होती है, वो इस रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में आके क्या हो गई, दूर हो गई। अब हम क्या करते हैं, एक रेनफोर्समेंट की जगह क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जो ये इसकी जगह रेनफोर्समेंट की जगह हम क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टील प्रोवाइड करते हैं। जो स्टील प्रोवाइड करते हैं वो क्या करती है, टेंशन बियर कर लेती है। स्टील का काम सिर्फ टेंशन नहीं है, वो कंप्रेशन भी बियर कर देती है, पर जो मेनली मैं यूज़ करता हूँ क्या है, टेंशन के लिए चाहिए मुझे भी। तो ये क्या है, इसका काम यही है कि कंक्रीट के साथ मिल जाती है और एक कंपोजिट मटेरियल बना देती है। अब जब कंक्रीट के साथ स्टील बनाती है इनकी बॉन्डिंग भी अच्छी होती है, इस वजह से जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब जो फैलाव होता है या घटाव होता है लंबाई चौड़ाई में, वो दोनों का क्या होता है, सेम रेशियो में होता है। ये हम मान के चलते हैं स्ट्रेंथ कंपेबिलिटी की वजह से इस तरीके से होता है। अब स्ट्रेंथ कंपेबिलिटी है क्या, ये जैसे मैं बार बार ये शब्द यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ कंपेटिबिलिटी। स्ट्रेंथ कंपेबिलिटी का मतलब है कि जो भी इन दोनों के बीच में एक परफेक्ट बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड के कारण क्या होता है, स्टील में जितना भी स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन मतलब फैला भी हो सकता है, लंबाई में घटना भी हो सकता है, वो बराबर हुआ किसके, कंक्रीट के। हाँ थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस हो सकता है, पर हमें एज्यूम करके चलते हैं दोनों के बीच में क्या है, सेम स्ट्रेन कंपेबिलिटी। दोनों का जो स्ट्रेन आएगा टेंशन या कंप्रेशन में वो क्या होगा, सेम होकर चलेगा। ठीक है, देखो मेरा कंक्रीटिंग पे स्ट्रेन जो टेंशन स्ट्रेन आ जाए, या तो वो डायरेक्ट आ जाए, डायरेक्ट मतलब मैं पकड़ के इसको क्या करने लगूँ, डायरेक्ट आने का मतलब ये है कि ये मेरी अगर मेरी बीम है, इसको मैं दोनों तरफ से पकड़ के क्या करने लगूँ, खींचने लगूँ। खींचूंगा तो इसकी लंबाई कुछ बढ़ जाएगी, कुछ जो अभी एल थी अब वो क्या हो जाएगी, एल प्लस डेल एल हो गई। तो ये होता है डायरेक्ट टेंशन जो लग गया। अगर मैं बात करूँ इनडायरेक्टली लगने का मतलब है
इनडायरेक्टली लगने का मतलब है शेयर की वजह से। शेयर की वजह से कैसे लगता है ये चीज़ भी तुम देख लो। शेयर की वजह से जो जनरली जो लगता है वो क्या होता है कि डायगोनल होता है। डायगोनल होने के कहने का मतलब ये है कि मान के चलो ये मेरा एक क्यूब है या बीम का एक पार्ट है छोटा सा, इस पर मेरा इसका 3D डायग्राम बना लेते हैं। ये इसका बीम का कोई छोटा सा पार्ट है, ये रहा। अब इस पर शेयर लग रहा है, शेयर कुछ इस तरीके से लग रहा है, मान के चलो शेयर हमारे किस तरीके से लगता है, इस तरीके से लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है और ये लग रहा है। अब ये जो शेयर लग रहा है इस पे, शेयर क्या चारों तरफ से इक्वल होता है, हमें पता है शेयर के बारे में टॉपिक पढ़ रहा है। तो जब ये शेयर लग रहा है, दोनों फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्स इस वाले पॉइंट को क्या करेंगे, इस तरीके से खींचने की कोशिश करेंगे, इसको ये खींच ले जाएंगे और ये वाले दोनों फोर्स क्या करेंगे, इस वाले कोने को खींच ले जाएंगे। तो कोने को जब खींचा तो दोनों की लंबाई में ये क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। तो ये अगर मैं ओवरऑल बात करूं, जो अभी हमारा क्यूब का जो साइज़ था वो अगर 5 था, अब इसका अगर मैं देखूंगा साइज़ यहाँ पर डायगोनली इसकी लंबाई में क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गया। जो इंक्रीमेंट हुआ वो किसी वजह से हुआ, जो शेयर फोर्स लग रहे थे, जो शेयर फोर्स लग रहे थे उसकी वजह से उसके डायगोनल में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। तो इसी को हम कहते हैं कि कंक्रीटिंग में शेयर की वजह से इनडायरेक्टली क्या हो गया, टेंशन स्ट्रेस डेवलप हो गया। तो ये पूरा खेल है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम इसको पढ़ सकते हैं और हो सकता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का वाला सब्जेक्ट के बारे में हम आगे डिस्कस कर सकते हैं एक चीज़ों के बारे में। उससे पहले बिल्डिंग मटेरियल भी ज़रूरी है, तो देखते हैं आगे किस हिसाब से चलता है। तो ये हमारी रेनफोर्ड कंक्रीट सीमेंट स्ट्रक्चर, इसमें जनरली हम क्या करते हैं, बता चुका हूँ कि मिलके बनी होती है, जिसमें हमारा सरिया भी होती है। सरिया का काम क्या होता है, टेंशन स्ट्रेंथ को लेना होता है, जो प्लेन कंक्रीट में नहीं होती है। जो उसकी जो ड्रॉबैक होता है वो यहाँ पे क्या हो गया, आके दूर हो गया है। तो स्ट्रेन, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेन कंपेबिलिटी हम यहाँ एज्यूम करके चलते हैं। उसका मतलब है कि जो स्ट्रेन आ रहा है किस पे, कंक्रीटिंग पे और स्टील में, मैं मान के चलता हूँ दोनों पे क्या आ रहा है, बराबर है। ऐसा क्यों मान के चलता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों के बीच में बॉन्डिंग क्या होती है, काफ़ी अच्छी होती है। उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ समझ में आ गई। अगला बात करते हैं प्रीस्ट्रेस कंक्रीट। हाँ, इससे पहले क्या है जी, रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर है, जनरली हम कहाँ यूज़ करते हैं, तुम सबने देखा है घर में हमारी बीम है, कॉलम्स हैं, स्लैब पड़ी हुई हैं, जो छत पड़ी हुई हैं, ये सब जगह किसकी बनी हुई, आरसीसी की बनी होती है। तो वो आरसीसी का जनरली यूज़ क्या होता है, सब जगह होता है। पर आरसीसी हम एक जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक जगह कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ पे मेरा क्या है कि बहुत माइन्यूट हो। बहुत माइन्यूट होने का मतलब क्या है, बहुत माइन्यूट होने का मतलब ये माइन्यूट क्या हो, जहाँ पे बहुत मुझे बहुत सावधानी बरतनी, जहाँ पे मैं एक क्रैक परमिसिबल नहीं कर सकता। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे स्ट्रक्चर में एक क्रैक दिखे। ऐसा कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे मुझे मान के चलो, जैसे अगर मैं उसी की बात कर लूँ, मुझे पानी स्टोर करना है। पानी जो मैं स्टोर करता हूँ उसमें क्या है कि अगर क्रैक होगा तो पानी वहाँ से रिसाव करेगा, निकलेगा। या कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा जिसमें, जैसे ब्रिज है, ब्रिज में मुझे लॉन्गर स्पान डालने होते हैं, स्लीपर्स हैं, स्लीपर्स में मैं परमिशेबल नहीं करता। तो ऐसे कोई भी मतलब बहुत क्रिटिकल स्ट्रक्चर जहाँ पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उस जगह में एक क्रैक परमिशेबल नहीं करता। क्योंकि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में क्रैक तो फिर भी आ जाते हैं, क्योंकि जो क्रिया होती है हाइड्रेशन वगैरह की, या जो कंक्रीट है अपने जो हार्मफुल एंटीग्रेडिएंट्स के साथ रिएक्शन करते हैं, तो फिर भी डेवलप हो जाता है माइन्यूट क्रैक। पर ऐसी स्ट्रक्चर जहाँ पर मुझे वो चाहिए ही नहीं क्रैक, तो वहाँ मैं यूज़ करता हूँ अपना अगला जो कंक्रीट होती है, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट। इसका यूज़ प्रीस्ट्रेस कंक्रीट पर होती क्या है, अब तुम्हें इसके नाम से समझ में आ गया हुआ। प्रीस्ट्रेस मतलब पहले से उसको हम क्या कर देते हैं, स्ट्रेस कर देते हैं। और किसको स्ट्रेस कर देते हैं, जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट की जगह हम यहाँ पे वायर करते हैं। वायर मतलब बहुत हाई स्ट्रेंथ वायर होते हैं। तुमने देखा होगा कभी, जो बिजली के खंभे होते हैं, बिजली खंभे में क्या होता है, वायर होता है पतला वाला, बहुत हल्का हल्का होता है। वो वायर दिखने में बहुत पतला, पर उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, काफ़ी अच्छी होती है। इसी तरीके के और थोड़े जो इसके डायमीटर में मोटे वायर हम यूज़ करते हैं जनरली जगह किसमें, जब हम प्रीस्ट्रेस कंक्रीट बनाते हैं। तो प्रीस्ट्रेस मतलब उन वायरों को हम पहले से ही स्ट्रेस कर देते हैं। अब जब पहले से स्ट्रेस कर दिया, उसका फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ, तुम लोग देखो मैं बता करता हूँ। ये मेरी कोई बीम है, ये रही, इसमें मेरे है नीचे मैंने क्या डाला, वायर डाला है कि इस तरीके से। मैं क्या करता हूँ, कंक्रीटिंग करने से पहले, अभी बीम बनाई नहीं है, अभी सिर्फ मैंने क्या किया, उसमें एक वायर डाला है, वो जहाँ पर कंक्रीटिंग करनी है, जो मोल्ड है अभी वो खाली है। उससे पहले मैंने क्या किया, इस वायर को दोनों तरफ से क्या खींच दिया। अब ये लंबाई में, इसमें क्या, ये लंबाई में क्या हो गया, इसकी इंक्रीमेंट हो गया।
अब जो इंक्रीमेंट हुआ लंबाई में, अब मैंने इस पे क्या है कंक्रीटिंग कर दी। क्या कर दी? कंक्रीटिंग। कंक्रीटिंग मतलब ये पूरा है, इसमें वो जो मसाला डाल दिया, जो गिट्टी वाला मसाला भर दिया। अब वायर तो पहले से ही खिंचा हुआ है, अब जो वायर खिंचा हुआ है उसको मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ से क्या कर दिया, यहाँ से एक काट दिया, इधर से काटा इधर से काटा, और यहाँ पे एक इंक्रीज बॉन्ड लगा दिया। अब जो जब मेरी पूरी कंक्रीट सेट हो गई 28 दिन के बाद, जब मैंने उसको बाद उसे काटा, तो वापस क्या है, जो मेरा जितना मैंने वायर खींचा वो वापस सिकुड़ने की कोशिश करेगा। अब जब सिकुड़ने की कोशिश करेगा तो ये इस पर क्या ये जो वायर है इस कंक्रीट के ऊपर क्या डालने की कोशिश करेगा, कंप्रेशन करने की कोशिश, दबाने की कोशिश करेगा। इसका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ इसका कि अगर मेरा कोई स्ट्रक्चर है, मान के चलो मेरा क्या है, कोई एक स्ट्रक्चर है, ये रहा, इस पर मेरा क्या है, ऊपर से लोड आया, लोड आने की वजह से ये क्या है, बेंड हुआ। क्या हो गया? ये मेरा स्ट्रक्चर क्या हुआ, बेंड हुआ। बेंड होने की वजह से क्या हुआ, इसमें ऊपर तो सिकुड़न आई लंबाई में, और नीचे क्या हुआ, फैलाव हुआ। फैलने का मतलब टेंशन हुआ। अब जो ये टेंशन आया, अगर ये कंक्रीट होती, सिर्फ कंक्रीट होती, तो टेंशन कंक्रीट ले ही नहीं सकती है, तो नीचे वाला पार्ट में मेरा क्या आ जाता, कुछ इस तरीके से क्रैक डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं पूरे में। अगर ये रेनफोर्समेंट होती तो नीचे सरिया होती तो वो क्रैक को क्या कर लेता, परमिशिबल कर लेता, आराम से रोक लेता। पर बॉटम की जो कंक्रीट है थोड़े मोटे क्रैक दिखते हैं, मतलब स्ट्रेंथ में कोई दिक्कत नहीं होती, पर क्रैक फिर भी विजिबल हो जाता है एक अगर ज़्यादा बेंडिंग स्ट्रेस आ जाए। ठीक है, प्री स्ट्रेस में क्या होगा कि इसे मिटा देता हूँ क्रैक को। प्री स्ट्रेस में क्या होगा मेरा कि जब लोड आया तो ये उसे एक्सपेंड ही नहीं होने देना। लोड आने की वजह से जब बीम बेंड होने की कोशिश करेगी तो बेंड होने की वजह से नीचे लंबाई खिंचेगी, लंबाई में वृद्धि होगी। पर जो यहाँ पे जो ये जो वायर है इसे क्या, बीम को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। तो ये वायर क्या कर रहा है, पहले से ही कंप्रेस कर रहा है, जो टेंशन आने की कोशिश करेगा उसे आने ही नहीं देगा। तो जब टेंशन ही नहीं आया तो क्रैक का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्रैक कहाँ से आ जाएगा। तो ये प्री स्ट्रेस का फ़ायदा यही है कि पहले से ही वो बार स्ट्रेच हो जाती है, वो कंप्रेस फोर्स लगाती है उसके ऊपर, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के ऊपर या जो मेरा मेंबर है उसके ऊपर। तो वो जो लोड की वजह से या बेंडिंग की वजह से जो टेंशन उसमें आना होता है वो टेंशन आने ही नहीं देता है वो, क्योंकि वो ऑलरेडी उस पर क्या है, जो वायर खींचा था वो वापस अपनी शेप में आने की कोशिश कर रहा है, उसे ऑलरेडी क्या है, कंप्रेस करता है। तो ये मेरे प्री स्ट्रेस कंक्रीटिंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही फ़ायदा है। अब जो वायर होता है उसको दो तरीके से मैं क्या करता हूँ, जो वायर है मेरा जनरली उसको, अरे एक सेकंड, जो वायर है मेरे जनरली उसको दो तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रेच कर सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ, खींच सकता हूँ। जो सबसे पहला तरीका है उसे मैं क्या बोलता हूँ, प्री टेंशनिंग। जो दूसरा तरीका है उसे पोस्ट टेंशनिंग। ये हमारा जो रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर है, अभी पीछे पढ़ाएंगे जब बीम स्लैब वगैरह की डिजाइनिंग पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा एक चैप्टर है प्री स्ट्रेस कंक्रीट डिजाइनिंग। जब हम उसको पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या चीज़, पर मैं बेसिक्स बता देता हूँ। प्री टेंशनिंग में क्या करते हैं, इसमें मैंने लिख दो, ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ कि क्या करते हैं कि यहाँ पे मेरा जो सबसे पहले होता है कि टेंशनिंग पहले की जाती है कास्टिंग से पहले, मतलब कास्टिंग पीछे करेंगे, पहले मैं क्या करूँगा उसमें टेंशनिंग करूँगा। उसके बाद क्या है, जब उसको खींच दिया उसके बाद कंक्रीट की कास्टिंग कर दी। कास्ट होने के बाद जब वो अपनी स्ट्रेंथ ले लेती है उसके बाद वायर्स को क्या कर दिया, कट कर दिया। कट करने के बाद वो जो फोर्स से ट्रांसफर हो जाएगा। पोस्ट टेंशन में क्या करते हैं, मैं पहले एक उसमें जो कंक्रीट है वहाँ स्टील की जगह एक पाइप डाल देता हूँ और कंक्रीटिंग कर देता हूँ। कंक्रीटिंग हो गई, अब उस पाइप को निकाल के मैंने सरिया डाला, अब मैंने सरिया को खींचा। मतलब पहले कंक्रीटिंग होती है उसके बाद क्या होती है, टेंशन दिया जाता है। जैसे पहले क्या की कास्टिंग ऑफ कंक्रीट की, कास्टिंग ऑफ कंक्रीट करने के बाद टेंशन दिया रेनफोर्समेंट को, उसको खींचा, पाइप निकाल के सरिया डाल खींचा। उसके बाद जब उसके अंदर फिलर मटेरियल भर दिया जो 28-20 दिन और 30 दिन के बीच जो अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, उसके बाद दोनों को किनारों से जो वायर है उसको क्या है, इनक्रीज कर दिया। इनक्रीज करने का मतलब एकदम फिक्स कर दिया। तो वापस वो कंप्रेशन लगाएंगे कंक्रीटिंग के ऊपर, जो टेंशन आने वाला था कंक्रीट में उसको काउंटरएक्ट करेंगे। तो ये इस तरीके से हमारी प्री स्ट्रेस जनरली हमारी क्या करती है, वर्क करती है। इसमें अब अगर अगली चीज़ तो मैं बताऊं, अगली चीज़ कहने का मतलब कि हमें इसे यूज़ क्या करते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका था कि तुम्हें यूज़ करना कहाँ है इस जगह, इस चीज़ को यूज़, एक सेकंड रुको, से जूम करके दिखा देता हूँ। हाँ, तो मैंने बताया था कि इस जनरली हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे, तो इस स्ट्रक्चर का उस जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे मेरे को बिल्कुल
क्रैक परमिसिबल ही नहीं कर सकता। जो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने क्या, क्रैक इज़ नॉट एडमिशेबल, वहाँ क्रैक में चाहिए ही नहीं। वो जनरली क्या होता है, स्पान ब्रिज, लॉन्ग स्पान के जो ब्रिज होते हैं उसमें यूज़ होता है, रेलवे स्लीपर्स में यूज़ होता है, प्रेशर वेसल होते हैं, मतलब जहाँ पर कोई चीज़ बहुत प्रेशर में, जैसे मैं अगर बात करता हूँ कि कोई भी स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत पानी भरा हुआ और बहुत ही प्रेशर का पानी हुआ, तो वो जैसे निकलने की कोशिश करेगा तो उस जगह पाइप्स के अंदर डाला जाता है, वाटर टैंक्स के अंदर यूज़ किया जाता है। इस जगह हम क्या है, प्रीस्ट्रेस कंक्रीटिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रीस्ट्रेस का ये टाइप ऑफ कंक्रीटिंग यहीं पे ख़त्म होती है कि टाइप ऑफ कंक्रीटिंग कौन कौन सी होती है, इनका कौन सा यूज़ होता है। तो अब अगला अगर टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अगला, एक सेकंड रखो, ऐसे जूम आउट कर लेते हैं। अब अगला जो टॉपिक है कंक्रीट। देखो अभी तक मैंने बताया टाइप ऑफ कंक्रीटिंग क्या है, कंक्रीटिंग किस किस चीज़ से मिलकर बनी जाती है, ये भी बताया कि कंक्रीट में जो भी मटेरियल होता है, जो इंटीग्रेंट्स होते हैं, सीमेंट वीट, उसकी हर इंटीग्रेंट की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। अब हर इंटीग्रेंट की अलग प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग तरह के सीमेंट होता है। जब उन सबको मिला के मैं एक मिक्सचर तैयार करूँगा तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी उसकी क्या होगी, जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, अलग होगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे अभी अगर मैं एग्रीगेट यूज़ कर रहा हूँ वेट से, तो अगर एग्रीगेट में अभी कम यूज़ हो, मान के चलो जो मैं जो कंक्रीटिंग को तैयार कर रहा हूँ, एक मिक्सचर तैयार कर रहा हूँ, एक मसाला बना रहा हूँ, उसमें मैंने क्या किया, सैंड और जो सैंड थी फाइन एग्रीगेट अभी जो मैं मसाला तैयार कर रहा हूँ उसमें सैंड यूज़ कर रहा हूँ, और सैंड यूज़ करने के बाद क्या है, फाइन एग्रीगेट यूज़ कर रहा हूँ और कोर्स एग्रीगेट। सैंड के अंदर क्या है, फाइन एग्रीगेट यूज़ कर रहा हूँ और कोर्स एग्रीगेट, दोनों का रेशियो में क्या लेके जा रहा हूँ, 1 और 3 का रेशियो लेके चल रहा हूँ। मतलब फाइन एग्रीगेट उसमें 3 डाल रहा हूँ और कोर्स एग्रीगेट 3 डाल रहा हूँ। सीमेंट जनरली ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33 ग्रेड का मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, 33 ग्रेड का। अब जो इन चीज़ों से मिलके जो मेरा सीमेंट वो जो मसाला बनेगा, मसाले में से लेके मैंने उसमें से एक क्यूब बनाया, क्यूब को कंप्रेशन मशीन पे ले गया, वहाँ पे उसे कंप्रेशन किया, कंप्रेस होने के बाद 28 उसके बाद देखा मैंने इसकी कितनी स्ट्रेंथ आई। स्ट्रेंथ आने के बाद मुझे पता लगा, अगर अब मैं यहाँ पे सीमेंट की ग्रेड 43 कर देता हूँ, इनका रेशियो 1/2 कर देता हूँ, तो अब जो मसाला बनेगा, और मसाले को अगर मैं ले जाके मतलब उसे मसाले को मोल्ड किया, मोल्ड करने के बाद क्यूब बनाया, 28 दिन से देखा जो स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, उसके बाद अगर मैं कंप्रेशन टेस्ट करूँ, कंप्रेशन टेस्ट करने के बाद जो इसकी स्ट्रेंथ आएगी अलग निकल के आएगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जो मैं मसाला बना रहा हूँ, जो कंक्रीटिंग का यूज़ करके अलग अलग इंटीग्रेंट्स की अलग अलग मात्रा में भी अगर यूज़ करता हूँ, तो उसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ और बाकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। इवन यही नहीं, तुम सेम मसाला बना लो और उसमें सेम तरह का सीमेंट रख लो, सेम रेशियो कर लो, पर फिर भी जो एग्रीगेट में डिफरेंस है, एग्रीगेट का साइज जो शेप होती है वो अलग अलग तरह की, कोई राउंडेड भी होगा, मिक्सचर होगा, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसमें स्ट्रेंथ में बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारा वेरिएशन होता है। तो इस वजह से कोड ने एक बताया कि हमें कौन सी स्ट्रेंथ लेनी है, उस स्ट्रेंथ का नाम है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। उसका एक अलग टॉपिक है, थोड़ा डिटेल में है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उतना क्यों लेते हैं, क्या उसके रीज़न है, तो उतना हम अभी नहीं जा रहे हैं। अभी सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कंक्रीटिंग क्या है। कंक्रीटिंग जनरली हमारी जो बनती है मसाले से मिलकर बनी होती है, और जो उसकी स्ट्रेंथ होती है जनरली 4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला कि प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सीमेंट और फाइन कोर्स एग्रीगेट, मतलब जो मसाला बना रहा हूँ उसमें सीमेंट कौन सी ग्रेड का है, उसमें फाइन एग्रीगेट की कितने रेशियो, फाइन और कोर्स एग्रीगेट का जो रेशियो लेने हैं 1/3, मतलब 1 किलो वो डाल रहा हूँ और 1 किलो फाइन एग्रीगेट डाल रहा हूँ और 3 किलो कोर्स एग्रीगेट, वो रेशियो कितना है। वाटर सीमेंट, देखो वाटर सीमेंट रेशियो अपने आप में बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वाटर अगर मैं ज़्यादा डाल देता हूँ, किसमें, कंक्रीटिंग बनाते टाइम अगर वाटर ज़्यादा डाल दिया, तो जितना सीमेंट को हाइड्रेशन के लिए चाहिए होता उतना तो वो पानी ले लेगा, इतना वाटर को तो यूज़ कर लेगा, जो बाकी बचा कुछ है वो किसमें, कंक्रीट और जो एग्रीगेट्स के वॉइड्स होते हैं उसमें क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। एग्रीगेट है, सीमेंट्स के जितने वॉइड्स हैं उसमें क्या हो जाएगा, चला जाएगा एक्स्ट्रा जो वाटर है। उसके बाद जब वो जो एक्चुअल एक्सपोजर कंडीशन में आएगा, मतलब जो एनवायरनमेंट के सामने
सामने आएगा, वो धीमे धीमे पानी क्या होगा, एवोपरेट होने लगेगा, मतलब वाष्प बन जाएगा। एवोपरेट होने के बाद क्या होगा, जो स्पेस रह गया, जो एग्रीगेट के वर्ड्स में जो स्पेस रह गया, वो वहाँ स्पेस क्रिएट हो जाएगा। धीमे धीमे वो स्पेस क्या हो ना बड़ा होने लगेगा, तो वहाँ पे क्या है, क्रैक जनरेट हो जाएंगे। तो इस वजह से मुझे वाटर है वो एक स्पेसिफाई लिमिट तक देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। तो वो भी सारे रेशियो मेंशन है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, यही चीज़ पढ़ते हैं हम। और उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जब कंक्रीटिंग का या सीमेंट के बारे में पढ़ा था, उस जगह भी हम ये पढ़ते हैं। तो अगर मैं वाटर उसमें कम हो, दूसरी चीज़ अभी मैंने बताया, ज़्यादा अगर वाटर होगा तो उसमें क्या होगा, वर्ड्स क्रिएट हो जाएंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रैक डेवलप हो जाएंगे कंक्रीटिंग में। अगर वाटर में कम मिलाऊं, वाटर कम मिलाने से क्या होगा, वाटर कम मिलाने से ये होगा कि जो हाइड्रेशन है, मतलब जो सीमेंट और वाटर की क्रिया होती है, जिसके जो रिएक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन, वो हाइड्रेशन प्रोसेस पूरी नहीं हो पाएगी। और हाइड्रेशन प्रोसेस पूरी नहीं हुई क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट चाहिए होता है, वाटर ही नहीं है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ गेन करने वाला है मेंबर है, जो स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ गेन करने वाला, वो उतना स्ट्रेंथ गेन ही नहीं करेगा, तो भी नुकसान है। तो जो वाटर सीमेंट रेशियो होती है ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, एक स्पेसिफाई लिमिट पे होना चाहिए, वो हमें निकालना होता है कितना होता है, ठीक है। तो वाटर सीमेंट रेट ये कपड़े में इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दी क्या है। प्रॉपर क्यूरिंग, क्यूरिंग अगर तुम मतलब उसकी क्यूरिंग का मतलब होता है तराई, तराई मतलब जब स्ट्रक्चर बन जाए उसके बाद देखना है ना, बोरी वगैरह डाल देते हैं उसके ऊपर, पानी डाल के रखते हैं। वो प्रॉपर क्यूरिंग इस वजह से चाहिए कि जो सीमेंट की हाइड्रेशन जो क्रिया होती है, जो रिएक्शन होता है, वो लंबे समय तक चलते रहते हैं। तो एटलीस्ट कोड परमिसिबल करता है कि 28 दिन तक तुम्हें क्यूरिंग करनी है, क्योंकि वो जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है हाइड्रेशन के लिए वो लेता रहता है उस जगह से। तीसरा टाइम बिटवीन मिक्सिंग एंड प्लेसिंग, जो तुम टाइम लेते, जैसे अभी मैंने मसाला बनाया उसको कितने टाइम के बाद मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ, तो वो वाली चीज़ है। ये 4-5 फैक्टर होते हैं जिसमें मेरी कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, वो मैंने तुम्हें बता दिया क्या चीज़ है, ठीक है। अगला टॉपिक है, अगर हम बात करें इसी में, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट का कहने का मतलब है कि कंक्रीट जब मैंने देखो अभी बताता हूँ, अरे हटो, देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक कंप्रेशन टेस्ट कैसे होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट बताने से। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है, जो मैं प्रोपोर्शन ले रहा हूँ, उन सब के हिसाब से एक मसाला तैयार करता हूँ। मतलब क्या, मसाला तैयार करता हूँ, कंक्रीट तैयार करता हूँ। उसमें से एक मैं क्या निकाल लेता हूँ, सैंपल निकाल लेता हूँ, उन्हें एक मोल्ड में भर देता हूँ। मोल्ड का जो मोल्ड क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, जो मैं जनरली हम यूज़ करते हैं इंडिया में, क्यूब होता है, जो क्यूब, एक सेकंड, मोल्ड कहते हैं, एक क्यूब होता है, क्यूब में बना, जिसका साइज कितना होता है, और 150 बाई 150 का होता है, 150 बाई 150 का होता है। इस क्यूब के अंदर मैं क्या भर लेता हूँ, मसाले को भर लेता हूँ, और 28 दिन तक उस पर तराई वराई या क्यूरिंग वगैरह करता रहता हूँ। जब 28 दिन के बाद वो प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, उस क्यूब को निकाल के मैं कंप्रेशन मशीन पे ले जाता हूँ। वहाँ कंप्रेशन मशीन में वो क्या करता है, वो कंप्रेशन लगाता है, और कंप्रेशन लगाने के बाद देखते हैं कि वो कब फेल होता है, उसमें कब क्रैक जनरेट होते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है और जो उसकी स्ट्रेंथ निकल के आती है, उससे मैं क्या कर लेता हूँ, नोट डाउन कर लेता हूँ। ऐसे काफ़ी सारे क्यूब, एक ही मसाले में से काफ़ी 8 से 10 क्यूब लेके उनको मैं क्या करता हूँ, टेस्टिंग कर लेता हूँ। हर क्यूब की स्ट्रेंथ अलग अलग आनी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो मेटल यूज़ हुआ, जो इंटीग्रेंट्स हैं, उनमें वेरिएशन ही इतनी ज़्यादा, तो स्ट्रेंथ तो अलग अलग आएगी, वो निकल के आनी है। अब जब मैं एक ही मसाले से एक ही रेशियो में ले रहा हूँ, एक ही तरह का सीमेंट, तब भी मेरी स्ट्रेंथ क्या है, उसमें किसी की 31 आ रही है, तो किसी की 29 आ रही है, किसी 33 आ रही है, तो इतने सारे वेरिएशन हो रहे हैं। तो मुझे क्या है, मैं उस जो पूरा जो मसाला है उसकी स्ट्रेंथ कितनी मान के चलो। तो कोड ने कहा है कि एक टर्म दिया करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। वो करेक्टरिस्टिक टर्म से उसका कहने का मतलब है कि तुम वो स्ट्रेंथ लो जिसमें हमारे 5% क्यूब आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। मतलब ये कि जितने भी क्यूब टेस्ट किए हैं, जितनी भी स्ट्रेंथ उसकी निकल के आई हैं, सो जो तुम स्ट्रेंथ दोगे वो वाली स्ट्रेंथ दोगे जिससे नीचे सिर्फ 5 क्यूब ऐसे हों जिसकी स्ट्रेंथ उससे कम हो। तो ये तरह का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट है, पूरा है। अभी हमें इससे रिलेटेड एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, उसमें हम बताते हैं कि उतना ही क्यों लेते हैं FC के उसे। तो ओवरऑल अभी तुम्हें सिर्फ इतना याद रखो कि वहाँ से हमारी क्या है, एक स्ट्रेंथ निकल के आती है, जो टर्म निकल के आता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, वो क्या है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंक्रीटिंग की ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करने का जनरली मतलब होता है, जैसे एक नाम दे देते हैं ना, कि हर चीज़ का एक नाम होता है, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, उस तरीके से कंक्रीट का भी मैंने नाम दे दिया।
एक मेरी जो जो कंक्रीट की ग्रेड होती है जनरली वो M5 से लेके होती हैं M100 तक होती हैं। M5 से लेके क्या होती हैं M100 तक होती हैं। यहाँ पे M का मतलब है मिक्सचर, मिक्स मतलब क्या, कौन सी मतलब जो कंस्टिट्यूएंट हैं कितने किस तरह प्रोपोर्शन में मिक्स हैं। और 5 का मतलब होता है या 100 का मतलब होता है उनकी स्ट्रेंथ, कि उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है। 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर, या 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 5 से ज़्यादा 100 है, इस वजह से जो ग्रेड है 5 M5 F10 M15 M20 M50 F60 M70 M18 M100। तो जिस तरीके के हमें रिक्वायरमेंट होती है, जितनी स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट होती है, उस तरीके से हम क्या है कंक्रीट को की ग्रेड को क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जनरली यही है ग्रेड ऑफ कंक्रीट में कि जो ग्रेड है प्रोपोर्शन कोड ने उसे बस अलग अलग नाम दे दिया। वो नाम कुछ इस तरीके से दे दिया है कि जो कंक्रीटिंग M10 से लेके M20 तक होगी उस कंक्रीटिंग को हम ऑर्डिनरी कंक्रीट कहेंगे। M25 से लेके M60 तक होगी उसे स्टैंडर्ड कंक्रीट कहेंगे। और M65 से लेके 100 तक कहेंगे उसे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहेंगे। ऑर्डिनरी कंक्रीट मैंने तुम्हें बता लिया था कि वो कहाँ यूज़ होती है। जो जनरली लीन कंक्रीट होती है वो लेयर बिछाने, जो फाउंडेशन होती है और सॉइल के बीच में एक लेयर डाली जाती है। ये कुछ डायग्राम इस तरीके से बन रहा है। ये मैं अभी पहले ने ये जो बना हुआ है कि फाउंडेशन होती है उसके बीच में जो लेयर डाली जाती है, उस जगह जनरली हम ऑर्डिनरी कंक्रीट का यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती है। 20 तक होती, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो उस जगह हम सिर्फ से क्या है कि बॉटम लेयर बिछाने के लिए यूज़ होते हैं और ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं। M20 ग्रेड को हम RCC के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक, स्टैंडर्ड कंक्रीट जनरली हमारी कहाँ यूज़ होती है, वो RCC वर्क में यूज़ होती है हमारी, और प्रीस्ट्रेस कंक्रीटिंग में यूज़ कर सकते हैं। हाई स्ट्रेंथ स्टील प्रीस्ट्रेस कंक्रीट, और जो कहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ चाहिए होती उस जगह हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने वैसे मेंशन कर रखा है M20 का मतलब क्या है, मिक्स। 20 यहाँ पे क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जिसे हम क्या है कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। करना क्या है, हम कितना 150 mm साइज़ का क्यूब लेते हैं, जिसे 28 दिन तक उसे क्योर होने मतलब तराई होने देते हैं। उसके बाद उसे टेस्टिंग के लिए लेके जाते हैं। तो ये हमारी डिफरेंट ग्रेड होती है कंक्रीट के M5 से लेकर M100 तक। और जितनी स्ट्रेंथ चाहिए होती है उसके बेसिस पे हम उसको अलग अलग स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। कोड ने भी मेंशन कर दिया किस तरीके से। तो यहाँ पे आज इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि मिनिमम ग्रेड कंक्रीट की कितनी है, RCC के लिए कितनी है। तो जो इस बार कोड ने हमारी जो मिनिमम ग्रेड है वो एक्सपोजर कंडीशन के बेसिस पे डिफाइन की है। एक्सपोजर कंडीशन मतलब कि जो मेरा मेंबर बन के तैयार होगा वो किस कंडीशन में रहेगा बाहर। जैसे अगर मैं जो घर की बात कर लेता हूँ, जो हाउस होते हैं उसमें जो कमरा होता है, कमरे के अंदर क्या होता है, बीम होती है। तो बीम में क्या है, ना तो धूप आती है ना बारिश आती है, तो वो एकदम सेफ कंडीशन में है। तो उस पर एनवायरनमेंट का कोई अफेक्ट पड़ना ही नहीं है। तो उस जगह में जो यूज़ करूँगा वो बहुत जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो कम स्ट्रेंथ होती है, तो मतलब कम स्ट्रेंथ वाली कंक्रीट यूज़ कर सकता हूँ, कम ग्रेड वाली कंक्रीट यूज़ करता हूँ। पर जहाँ पे समुद्र है, समुद्र के आसपास जो मेरा बाहरी स्ट्रक्चर रहता है उस पर समुद्र की हवा, जो नमकीन हवाएं हैं, नमकीन कहने का मतलब है समुद्र में जो साल्ट कंटेंट करके रखता है ना वो वाटर, तो या पानी का अगर वो टच में आ रहा है, स्प्रे आ रहे हैं पानी के, तो उसमें क्या होता है कि जो पानी जो वाटर है उसमें जो सी वाटर है वो कंटेंट करके रखता है, क्लोराइड कंटेंट करके रखता है, सल्फेट कंटेन करके रखता है। वो क्या है, जब कंक्रीट ये 2-3-4 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कंक्रीट के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद वो कंक्रीट को डिटेरियोरेट करता है। उस जगह हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या काफ़ी हाई चाहिए। तो किस उसके लिए ग्रेड किस जगह किस एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से कितनी वो हमें रिक्वायरमेंट है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। तो आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये वाली जो टेबल है ग्रेड ऑफ कंक्रीट की, ये क्लोज नंबर 6.1 में तुम्हें मिल जाएगी, पेज नंबर 16 आइए, पेज नंबर 16 में कहाँ पे आया जो हमारा कोड है RCC का IS 456-2000। तो अगले लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से। तब तक लिए गुड लक, स्टे हेल्दी, स्टे फ्रेश।